Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gauhar in front of you. Welcome to our chemistry class. आज की केमिस्ट्री क्लास में हमने डिस्कस करना है कि चैप्टर नंबर 2 का समरी। हमने चैप्टर नंबर 2 की समरी पहले एक वीडियो में डिस्कस करी। जो लास्ट रिमेनिंग समरी हमारे पास समरी वीडियो नंबर 2 हमारे पास जो है उसमें हमने कुछ बातें डिस्कस करनी, जो कि क्या है हमारे पास रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या चीज डिस्कवर करी, डिस्कवर करने के बाद क्या डिफेक्ट्स उनके अंदर आए, डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए नील बोहर ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दी, क्या बताया कि भाई क्या होता है। उसके बाद हमें कुछ बेसिक चीजें बात करनी है, शेल और सब शेल क्या होता है, और लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तमाम टॉपिक को हमने समराइज कर डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रदरफोर्ड, उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या था हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए उन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली, एक पतली सी तार ली सोने की, जिसका थिकनेस कितनी थी 0.00004 सेंटीमीटर, इतनी थिक वो कॉइल थी। उसको क्या करा, उन्होंने कॉइल लेकर वहां से एक तरफ से अल्फा पार्टिकल्स, जो हमारे पास है ना रेज है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल जिनको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, He डबल प्लस, इसके ऊपर प्लस डबल प्लस चार्ज है, ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं हम इसको क्या करा, बम्बार्ड करा, स्ट्राइक कराया, लगाया। इससे क्या हुआ, हमारे पास कुछ एक फिनोमेना ऑब्जर्व करने किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। क्या उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए, उसका एक फिनोमेना कोई बना, कोई एक प्रोसेस हुआ, कोई चीज हमें ऑब्जर्व करनी थी, वो हमने कहा ऑब्जर्व करी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि मैंने जितने भी अल्फा पार्टिकल्स इससे एक लेट्स सपोज ये गोल्ड फॉइल इससे पास कराई, तो क्या होगा, तमाम अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, तकरीबन तमाम, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स या आल्सो ऑलमोस्ट ऑल रेज पासेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक एटम होता है, गोल्ड फॉइल की बात करें तो सब एटम होते हैं, तमाम एटम जो हमारे पास बेसिकली उनके पास ऑलमोस्ट एम्प्टी होती है, बहुत ही अच्छा। देखो हुआ क्या था, पहले इसको डिस्कस कर ले, पोस्टुलेट से बात करें कि हुआ ये कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब ये कि लगकर डायरेक्शन चेंज कर दी, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कुछ मामूली से अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, मतलब अबाउट नेग्लिजिबल लगकर रीबाउंस हो गए, जबकि मेजॉरिटी ये हुआ कि वो वहां से पास आउट होकर चले गए। इसका मतलब ये हमारे पास कि मेजॉरिटी बता रहा है कि मेजॉरिटी रेज पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जगह क्या है हमारे पास, खाली। तो ऑलमोस्ट एटम इज ऑलवेज एम्प्टी, ऑलमोस्ट एटम कंप्लीटली, तकरीबन एटम जो हमारे पास खाली होता है। होता क्या, उसमें क्या चीज होती है, बट ये जो हमारे पास बाउंसिंग बैक और डिफ्लेक्शन बता रहा है कि इससे कुछ जगह ऐसी है जहां पर कुछ ना कुछ सख्त है, कुछ ऐसी चीजें जिससे टकरा कर चीज वापस आ रही है या फिर टकरा कर अपनी जगह को तब्दील कर रही है, उसको तब्दील नहीं कर रही बल्कि वो अपनी जगह को तब्दील कर रही है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल के अंदर कोई एक डेंसर चीज मौजूद है, एक भारी एक सख्त चीज मौजूद, उसको बोलते हैं डेंसर चीज, वो डेंसर सेंटर मौजूद है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, फिर इसको न्यूक्लियस का। अच्छा, इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज भी कुछ बताया, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कौन से पार्टिकल्स है, प्लस चार्ज वाले, ये जब लगे इसके साथ तो बाउंस बैक हुए। अगर मेरे पास जो सेंटर होता, लाइक वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास क्या हुआ, ये था, हमें तो मालूम है कि सेंटर देखो, अब क्या करा मैंने यहाँ से रेस दिए, अब बहुत सारी रेस क्या हो गई, इससे पास हो गई, कुछ रेस जो थी हमारे पास रख के डिफ्लेक्ट हो गई, डायरेक्शन उन्होंने क्या कर दी, अपनी चेंज कर ली, लेकिन कुछ थी जो लगकर दोबारा वापस आ गई। इसका मतलब क्या, देखो ये रेस की चार्ज क्या है, डबल प्लस, मतलब प्लस चार्ज है, तो प्लस जब प्लस लेगा तो रिवर्स होता है हमारे पास, अगर माइनस हो तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे होती है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो चार्ज न्यूक्लियस में कौन सा है, प्लस। एक और बात उन्होंने कहा कि भाई ये प्लस चार्ज हमारे, देखो हमने एक और बात डिस्कस करी कि हमारा जो एटम होता है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि सेंटर में अगर प्लस है तो उसकी गिफ्ट कहीं ना कहीं माइनस भी होगा, तो उस वजह से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मतलब है कि इस न्यूक्लियस से गिर क्या इन्वॉल्व करते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन। एक बात ये, दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई एटम न्यूट्रल, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितने पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, जितना प्लस का चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उतना ही माइनस का चार्ज रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट्स के। ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे, पहली बात है। दूसरी बात, उन्होंने और कुछ बातें कही थी जिनके बाद उनको हमने डिफेक्ट्स निकाले कि उन्होंने कुछ बातें गलत कही थी। गलत बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा था कि भाई एनर्जी एमिट्स कंटिन्यूअसली, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर रिवॉल्व कर होता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑर्बिट में घूम रहा होता है, वो क्या करता है, अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली निकाल रहा होता है। अगर वो एनर्जी, देखो हमें कैसे मालूम होगा भाई ये एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकालता, गलत है ये बात, कैसे मालूम होगा? देखिए, अगर कोई चीज एनर्जी अपनी कंटिन्यूअसली निकाले और एनर्जी गेन ना करे तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कंप्लीट एनर्जी लॉस हो जाएगी इसकी। जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसी बात है। जबकि हमारे पास ऐसा कोई फिनोमेना हमने ऑब्जर्व नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास बात है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली निकालता है, ये नहीं है। एक और बात है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास क्यों एनर्जी अपनी कंटिन्यूअसली निकालता है, तो एक लाइन, सॉरी हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। लेट्स सपोज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को अगर आपको एलैबोरेट करने की कोशिश करूं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, तो देखो ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी भी निकाल रहा है। अब उन्होंने कहा कि एनर्जी कैसे निकालता है, रदरफोर्ड ने क्या है, कंटिन्यूअसली निकालता है। अगर वो कंटिन्यूअसली निकालेगा तो फॉल कर लेगा, पहली बात ही। तो इस जो कंटिन्यूअसली निकालने वाले जो लाइंस को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम इसको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जबकि हमारे पास ऑब्जर्व क्या हुआ है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, बल्कि कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि क्या होता है हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म के अंदर बनता है। ये कंप्लीटली कंटिन्यूअसली लाइन नहीं बनती है, जो बनती है इसमें थोड़े बहुत गैप्स आते हैं, कुछ पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी बाहर आती है। अच्छा, इस चीज को डिफेक्ट्स किसने बताए, हमारे पास रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट था, इसका नाम था नील बोहर। नील बोहर ने क्या करा, इन डिफेक्ट्स मालूम करे और उनको ठीक करके पोस्टुलेट चेंज करे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं जिस पैथ के अंदर, उसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट का, या मैं ये बोल दूं उसको नाम दिया उन्होंने एनर्जी लेवल का, या ये बोल दूं उसको नाम दिया उन्होंने शेल का। ये तीनों नाम उन्होंने दिया, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल, ये सब क्या है, एक ही चीज के बहुत सारे नेम। तो वो पैथ जिसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस को बोलते हैं ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट होता है इसका स्पेसिफिक रेडियस होता है, जिसको हम बोलते हैं आर। एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है उसका स्पेसिफिक एक रेडियस के मुताबिक रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि कभी उसका सर्कल बड़ा बनता है तो कभी सर्कल उसका छोटा होता है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट बात बनी जो उन्होंने ऑर्बिट बताया कि भाई ये स्पेसिफिक एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के अंदर वो मूव करता है, उस ऑर्बिट की स्पेसिफिक एनर्जी भी होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्या होती है हमारे पास, फिक्स्ड एनर्जी। और अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको इसका वर्ड यूज करेगा आपको बुक के अंदर, क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी का मतलब होता है किसी चीज की फिक्स्ड एनर्जी, क्वांटम एनर्जी। तो क्या होता है हमारे पास ऑर्बिट का कोई ना कोई फिक्स्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं क्वांटम एनर्जी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करता रहेगा जब तक वो एक शेल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तब तक वो कोई अपनी एनर्जी, कोई अपनी रेज रेडिएट नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर वो मूव कर रहा है, सपोज ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इससे गिर्द क्या कर रहा है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब तो मेरा हाथ आ रहा है तो इसमें से नजर भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहा है, यूं करके रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करता रहेगा कब तक, जब तक वो एनर्जी अपनी निकाल नहीं रहा। बात समझ आ गई? वो जब तक अपनी एनर्जी नहीं निकाल रहा तो वो रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन अब क्या, जब कभी वो अपनी एनर्जी निकालेगा, मींस अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। एनर्जी जब लॉस करेगा तो क्या होगा, ये हायर ऑर्बिट या हायर एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ चला जाएगा। समझाने के लिए यहां पर इस बोर्ड इस चीज को मैं यूज करूं, देखो ये बात समझ आएगा, उसको मिटा रहा हूं, ठीक है। बात क्या करूं मैं, सेंटर में प्लस, यहां पर इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। लेट्स सपोज ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इसको समझ लिया। अब इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसने क्या करा, एनर्जी को लॉस करा।
जब ये एनर्जी लॉस करेगा तो क्या करेगा, ये जंप करेगा। जंप किस जगह करेगा, अपनी एक लोअर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से कहां चला जाएगा, लोअर ऑर्बिट। या मैं आपको यूं बोलूं कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि भाई अगर हमारे पास वो लोअर में मौजूद होगा और कहीं से वो एनर्जी गेन कर लेगा, तो जब एनर्जी गेन करेगा जंप कर कर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। तो उसको हमने जो हमारे पास बोहर सर ने कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली बताया, बोला जो एनर्जी में चेंज आएगा जब वो एनर्जी लॉस या गेन करेगा। तो आप कैसे मालूम करेंगे भाई, डेल्टा ई का मतलब होता है एनर्जी में चेंज। कैसे निकालेंगे, E2 मतलब चेंज जितना हमारे पास फाइनल एनर्जी है माइनस कर दूंगा मैं E1 से, इनिशियल एनर्जी से, जो कि हमेशा बराबर होगा इसके h न्यू। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस प्लैंक्स कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करूं न्यू के साथ, अब ये न्यू क्या चीज है हमारे पास, ये न्यू बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जिससे वो एनर्जी लॉस हो रही है। तो बस आपने सिर्फ यहां तक ये बात करें, तो ज्यादा फर्दर डिटेल के अंदर बात नहीं। ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है शेल और सबशेल। देखिए हमने डिस्कस करा यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड शेल। तो बेसिकली शेल क्या होता है हमारे पास, शेल एक जगह होती है जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं और ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो इनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं। देखो हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी स्पेसिफिक जगह पर मूव करते हैं। अच्छा, शेल के अंदर भी हमारे पास उनके भी कुछ सब शेल होते हैं जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी चीज की समझते हैं, किसी का आप पता पूछें तो आप क्या करते हैं भाई, आप ये बोलते हैं कि वो पाकिस्तान में रहता है। अब पाकिस्तान इतना बड़ा है तो मैं कहां ढूंढूंगा उसको, फिर आप बोलेंगे पाकिस्तान में सिंध में रहता है। अब सिंध भी इतना बड़ा है, कहां ढूंढेंगे आप, तो सिंध के अंदर भी वो कराची में रहता है। अब कराची में इतना बड़ा तो कराची के अंदर वो आगरताज, अब आगरताज में इतना बड़ा है, आगरताज में गुलामाना बाज़ स्कूल में रहता है। अब क्या हमारे पास कि आपने पाकिस्तान से स्टार्ट, इतने बड़े लेवल से आप किसी चीज को जब ढूंढने के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट से गुजर करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है जब उसको आप फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, तो आप क्या करते हैं, पहले शेल को देखते हैं कि भाई कौन सा शेल में है, फिर हम देखते हैं सब शेल को, भाई उसके अंदर भी कौन सा सब शेल के अंदर मौजूद है। अब शेल क्या होते हैं, शेल कौन कौन सा होता है और सब शेल कौन कौन सा, क्या होता है हमने पढ़ लिया। हमारे पास 4 शेल होते हैं। पहला होता है के शेल, दूसरा होता है एल शेल, तीसरा होता है एम और चौथा होता है एन। समझाने के लिए देखो यहाँ पर अगर आप बनाने की कोशिश करूं, पहला होता है न्यूक्लियस, इसे गिर जो पहला शेल उसको बोलते हैं के शेल, दूसरा शेल उसको क्या बोलते हैं एल शेल, तीसरे को हम क्या बोलते हैं एम और चौथे को हम क्या बोलते हैं एन। ये देखें न्यूक्लियस से सबसे पहले करीब कौन सा होता है, के वाला, उससे दूर एल, उससे दूर एम और सबसे दूर कौन होता है न्यूक्लियस के, एल सॉरी एन होता है। अच्छा ये लिखा मैंने एन वैल्यू, ये एन वैल्यू बता रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल क्या है। ये पहला शेल है, मतलब फर्स्ट शेल है। ये कौन सा शेल होता है एल, सेकंड शेल। ये कौन होता है थर्ड शेल और ये कौन होता है फोर्थ शेल की बात कर ली हमने। अब हर शेल के अंदर उसके सब शेल्स भी होते हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा। जो के शेल होता है ना हमारा पहला शेल, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल होता है, उसको बोलते हैं एस। एस क्या है, सब शेल का नाम है, ठीक है। तो एक ही सब शेल बोलते हैं एस, जबकि एल के अंदर 2 सब शेल, एक एस और एक पी। एम के अंदर 3 सब शेल, एक एस, एक पी और एक डी, जबकि लास्ट वाला जो एन शेल होता है उसके अंदर हमारे एन शेल के अंदर 4 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अच्छा इन सब शेल्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सबसे पहले शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2, दूसरे शेल के अंदर कितने होते हैं 8, तीसरे में कितने होते हैं भाई हमारे पास सब शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि चौथे के अंदर कितने आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सब शेल जो है हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताने के लिए कि एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की कहां पर है। तो इस इलेक्ट्रॉन के मुझे मतलब हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, द वे टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मैंने क्या बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला हमारे पास के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है शेल के अंदर और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की। ये मैंने आपको कुछ और बताया। देखो लिखा हुआ है क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर,
तो ये हमारे पास क्या आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सबशेल यूज कर रहे हैं। 1s2 2s2 2p6। देखो 17 है तो मैंने 70 तक बनाना है। 2 2 4 4 6 10 10 प्लस 2 कितने हो गए 12 12 प्लस 5 17। अब कैसे करते हैं, हमारे पास आपने पढ़ा होगा पहले कि टेक्निक क्या है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 फिर आता है 2s2 फिर आता है 2p6 फिर आता है 3s2 फिर आता है 3p5। अगर मैं इसकी बात करूं सोडियम की, सबसे पहले क्या आता है 1s2 फिर क्या आएगा 2s2 फिर क्या आएगा 2p6। कितने होगा 1 4 और 10। मुझे 11 चाहिए तो मैं एक और बनाऊं क्या यहाँ पर 3s1 11 हो गए। अगर बात करूं फास्फोरस की तो क्या आएगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10 और 3s2 हो गए 12 और लास्ट क्या है 3p3 कितने हो गए 15। अब हम बात करें अगर आयन की, देखो आयन में हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था कि आयन जब भी बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं हमारे पास, ऐसा ही होता है। तो क्या है इसके अंदर अगर मैं Cl- का दूं, Cl- उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ गया। नॉर्मली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, अब कितने हो जाएंगे 18। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली T के ऊपर 5 जाएगा 6 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो अगर आप देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। अब मैं अगर इसकी बात करूँ Na+ की बात करूँ, इसमें प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने कम कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, अब कितने जाएंगे 10। अब 10 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 1s2 2s2 2p6 कितने हमारे पास ये 10 हो गए। ये हो गया हमारे पास Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।